हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कवर करेंगे। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी, तो इसे लेकर कई सारे क्वेश्चंस खड़े हो जाते हैं। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों ऐड नहीं किया था, और अगर उन्होंने ऐड नहीं किया था तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड किया गया। और इससे भी बड़ा क्वेश्चन ये है कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसे ज़रूरी ही नहीं समझा तो फिर इसे ऐड करने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। स्टार्ट करते हैं एक छोटे से बैकग्राउंड से। साल 1974 में बिहार के स्टूडेंट्स ने बिहार गवर्नमेंट के मिसरूल और करप्शन के खिलाफ एक पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू कर दिया। एक पॉइंट पर इस मूवमेंट की लीडरशिप संभाल ली थी जयप्रकाश नारायण ने। इसीलिए इस मूवमेंट को जेपी मूवमेंट भी कहा जाता है। उस समय सेंटर में इंदिरा गांधी की सरकार थी और देखते ही देखते इस मूवमेंट के निशाने पर सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई। इंदिरा गांधी ने इसे इंडिया की सिक्योरिटी और डेमोक्रेसी के ऊपर थ्रेट बताते हुए प्रेसिडेंट को एडवाइस किया कि वो देश में इंटरनल इमरजेंसी लागू कर दें, और इस तरह साल 1975 में देश में इमरजेंसी लग गई। ये इमरजेंसी 25 जून 1975 को शुरू हुई और 21 मार्च 1977 तक रही, यानी ये इमरजेंसी 18 महीने रही। इस इमरजेंसी के दौरान एच.आर. गोखले, जो उस समय लॉ मिनिस्टर भी थे, उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद से हमारे देश का एक सेक्शन ऐसा है जो ना तो देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है और ना ही देश के इस्टेब्लिश्ड लीगल ऑर्डर को रेस्पेक्ट कर रहा है। तो एच.आर. गोखले ने इंदिरा गांधी को रिकमेंड किया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड करना चाहिए। इंदिरा गांधी को भी ये बात सही लगी और उनका भी यही कहना था कि इससे हमारे देश की डेमोक्रेसी और ज़्यादा मजबूत होगी। इसके चलते कांग्रेस ने स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई, जिसको फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड रिकमेंडेशन देने की जिम्मेदारी दी गई। स्वर्ण सिंह कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन में कहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए एक नया चैप्टर ऐड किया जाना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मिसिंग थी और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ये ज़रूरी नहीं लगा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ होनी चाहिए। और वैसे भी किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ही नहीं, चाहे वो यूएस से हो, फ्रांस हो या कोई भी देश हो, बस जापान को छोड़कर। उस समय तक जापान इकलौती डेमोक्रेटिक कंट्री थी जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑलरेडी एडेड थी। वहीं दूसरी तरफ अगर सोशलिस्ट कंट्रीज़ की बात करें तो सोशलिस्ट कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ दोनों को बराबर की इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो हम तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ऑब्वियसली फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना ज़रूरी नहीं समझा। बट इंदिरा गांधी ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एक हिस्टोरिक मिस्टेक कर दी है और अब वो इस मिस्टेक को सुधारना चाहती थी। उन्होंने स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट को मानते हुए 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट ऐड कर दिया, जो था पार्ट 4A, जिसमें सिर्फ एक आर्टिकल है, आर्टिकल 51A। और इस तरह ऐड हो गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़। और हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जनरली सोशलिस्ट कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ करती थी, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो उस समय के यूएसएसआर की फंडामेंटल ड्यूटीज़ से इंस्पायर्ड हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है। तो इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ का सिग्निफिकेंस ये है कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ सिटीजन्स के लिए एक रिमाइंडर की तरह काम करती हैं, ताकि सिटीजन्स अपने राइट्स को एंजॉय करते समय ये ना भूलें कि उनकी कुछ जिम्मेदारी भी है देश के प्रति, सोसाइटी के प्रति और दूसरे नागरिकों के प्रति। और साथ ही साथ ऐसे लोगों के लिए भी ये फंडामेंटल राइट्स वार्निंग की तरह काम करती हैं जो एंटी नेशनल और एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि झंडे को जला देना या पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़फोड़ करना। और हाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का काम मात्र रिमाइंड कराना या फिर वार्निंग देना नहीं है, ये सिटीजन्स को इंस्पायर करती हैं और लोगों में एक डिसिप्लिन और कमिटमेंट की भावना जगाती हैं, और लोगों को ये एहसास कराती हैं कि देश के नागरिक मात्र एक दर्शक बनकर बैठे न रहें, बल्कि नेशनल गोल्स के रियलाइजेशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। तो ये हुई फंडामेंटल ड्यूटीज़ की सिग्निफिकेंस। मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी को डिटेल में समझने के लिए बुक्स तवा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बुक्स तवा। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कवर करेंगे। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की पार्ट 2 वीडियो है,
पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ सिटीजन्स को ये एहसास कराती हैं कि इस देश के नागरिक मात्र एक दर्शक बनकर ना बैठे रहें, बल्कि नेशनल गोल्स की रियलाइजेशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। इससे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर सिटीजन्स देश की प्रोग्रेस के लिए काम करेंगे तभी हमारे देश की प्रोग्रेस भी संभव है। और पिछली वीडियो में हमने ये भी देखा था कि स्वर्ण सिंह कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस में कॉन्स्टिट्यूशन में एक नए चैप्टर को ऐड करने की बात की थी, और इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करते हुए इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4A को ऐड किया, जिसमें एक ही आर्टिकल है और वो आर्टिकल है आर्टिकल 51A। इस आर्टिकल 51A में टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई हैं, बट स्वर्ण सिंह कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन में सिर्फ 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करने की बात की थी, और उसमें भी 3 रिकमेंडेशंस कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दी थी। तो ये 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ कैसे ऐड हुई वो जानने से पहले हम स्वर्ण सिंह कमेटी की वो 3 रिकमेंडेशन देखते हैं जिन्हें एक्सेप्ट नहीं किया गया था। स्वर्ण सिंह कमेटी चाहती थी कि अगर कोई भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ मानने से या करने से मना करे तो पार्लियामेंट को ये अधिकार होना चाहिए कि वो लॉ बना सके ऐसे लोगों को पीनलाइज करने के लिए या फिर पनिश करने के लिए। तो ये थी पहली रिकमेंडेशन जिसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। अभी पिछले पॉइंट में हमने नॉन कंप्लाइंट लोगों को पेनलाइज करने की बात करी थी, और इस पॉइंट में स्वर्ण सिंह कमेटी का ये कहना था कि अगर ऐसी पनिशमेंट की वजह से किसी के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का और कोई प्रोविज़न इसके आड़े आता है तो भी आप पार्लियामेंट द्वारा पास किए गए उस लॉ पर उंगली नहीं उठा सकते। तो आप देख सकते हैं कि स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंड कर रही है कि अगर किसी ने फंडामेंटल ड्यूटी फॉलो नहीं की है तो उसकी पनिशमेंट ऐसी भी हो सकती है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होए तो होते रहें। इस रिकमेंडेशन को भी एक्सेप्ट नहीं किया गया था। इनकी एक और रिकमेंडेशन कि टैक्स पेमेंट भी सिटीजन की फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए, ये रिकमेंडेशन भी एक्सेप्ट नहीं की गई थी। तो हमने देखा कि स्वर्ण सिंह कमेटी ने 8 रिकमेंडेशन दी, जिसमें से 3 रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट नहीं किया गया और उसके ऊपर से कुछ चीज़ें कांग्रेस ने खुद ऐड की। इस तरह फंडामेंटल ड्यूटीज़ का काउंट कुल मिलाकर 10 कर दिया गया, और ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमें आर्टिकल 51 के सब क्लॉज ए से सब क्लॉज जे तक देखने को मिलती हैं। और जब इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जा रहा था तो पार्लियामेंट में अपोजिशन पार्टीज़ ने इनका भयंकर अपोज किया था। ऐसा लग रहा था कि जब सरकार बदलेगी तो सबसे पहले इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ही कॉन्स्टिट्यूशन से हटाया जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा साल 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ में एक ड्यूटी और ऐड कर दी गई, और इस तरह आज की डेट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ मौजूद हैं, और ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ सिर्फ सिटीजन्स के लिए कन्फाइंड है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की ही तरह ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी नॉन जस्टिशिएबल हैं। मतलब अगर कोई इन ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती है जब तक कि उसने कोई लॉ ब्रेक ना किया हो। और इसी बात की वजह से क्रिटिक्स फंडामेंटल ड्यूटीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हुए इसे मात्र कोड ऑफ मॉरल परसेप्ट्स बताते हैं, बट ये बात बिल्कुल सही नहीं है। पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि वो इनमें से किसी भी फंडामेंटल ड्यूटी को इन्फोर्स करते हुए कोई लॉ पास कर सकती है, और इस तरह फंडामेंटल ड्यूटी का वायलेशन एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि किसी भी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी डिटरमिन करने के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ हेल्पफुल है। तो इससे क्रिटिक्स का मुंह थोड़ी देर के लिए तो बंद हो ही गया, और 1998 में इससे रिलेटेड वर्मा कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, जिसको टास्क ये दिया गया था कि वो एक ऐसी स्ट्रेटेजी या मेथोलॉजी निकाले जिससे फंडामेंटल ड्यूटीज़ पूरे देश के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई जा सकें। बट वर्मा कमेटी की अप्रोच ये थी कि एग्जिस्टिंग लॉज को फंडामेंटल ड्यूटीज़ से मैप कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने ऑलरेडी अवेलेबल जितने भी लॉज और लीगल प्रोविजंस थे उनकी लिस्ट तैयार की, जिससे ये तय हुआ कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अगेंस्ट कौन से लॉज ऑलरेडी अवेलेबल हैं। इसी वीडियो में जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कवर करेंगे तो वर्मा कमेटी की रिपोर्ट में दिए गए लॉज को भी पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 51A क्लॉज ए से, जो ये कहता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए आइडियल्स का पालन करना चाहिए, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का सम्मान करना चाहिए। ये एक तरह से सिविल कोड है, यानी सिटीजन्स को इसे मानना चाहिए। बट वर्मा कमेटी ने बताया कि 1971 में एक लॉ पास किया गया था, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। अगर कोई सिटीज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग या फिर नेशनल एंथम के प्रति डिसरेस्पेक्ट शो करता है
तो उसको पनिश किया जाएगा एज पर प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। तो जिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ के वायलेशन में कोई लॉ मौजूद है और पनिशमेंट मिल सकती है, उन्हें हम नेगेटिव साइन से मार्क करेंगे। नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी ये है कि हमें उन नोबल आइडियाज़ को चेरिश और फॉलो करना चाहिए जिन्होंने हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को इंस्पायर किया। एग्जाम्पल के तौर पर नॉन वायलेंस एक ऐसा नोबल आइडिया था जिसने हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को इंस्पायर किया, तो हमें भी ऐसे आइडियल्स को चेरिश और फॉलो करना चाहिए। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी बेसिकली मॉरल वैल्यूज़ पर आधारित है। बट क्रिटिक्स कहते हैं कि नोबल आइडियल्स जो टर्म है वो बड़ी ही एम्बिगुअस टर्म है, लोग इसे अलग अलग तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। क्रिटिक्स कहते हैं कि ऐसी भारी भरकम टर्म्स आम लोगों की समझ से परे हैं। बट अच्छी बात यह है कि इस फंडामेंटल ड्यूटी के वायलेशन में अभी तक किसी भी सज़ा या पनिशमेंट का प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी ये है कि हमें देश की सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। वर्मा कमेटी का कहना था कि अगर हम कोई भी ऐसा काम करेंगे जिससे देश की सोवरेनिटी, यूनिटी या इंटीग्रिटी भंग होती है, तो इंडियन पीनल कोड में इतनी सारे सेक्शंस और धाराएं हैं कि कोई ना कोई तो आप पे फिट बैठ ही जाएगी। और इसके लिए 1967 में पार्लियामेंट ने द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 भी पास कर रखा है, जिसके तहत कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन को अनलॉफुल डिक्लेयर किया गया क्योंकि वो देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ है। तो इस फंडामेंटल ड्यूटी को आप हल्के में नहीं ले सकते। नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी ये है कि अगर देश को आपकी ज़रूरत है फॉर सम नेशनल सर्विस इंक्लूडिंग डिफेंस फोर्सेस, तो आपको देश की सेवा के लिए डिफेंस फोर्सेस भी ज्वाइन करनी पड़ सकती है। हालांकि अभी तक इसके लिए कोई बाइंडिंग लॉ नहीं है, इसीलिए अगर आप मना कर देते हो तो कोई आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी आपकी ये है कि आपको दूसरे धर्मों, दूसरी लैंग्वेजेस बोलने वाले लोगों के साथ ब्रदरहुड प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि वर्मा कमेटी कहती है कि यहाँ पर भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 अप्लाई होता है, जो ये कहता है कि आप कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से आप डिफरेंट धर्मों और डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले लोगों के बीच में ब्रदरहुड की भावना को ख़त्म कर रहे हैं। इसी के साथ साथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में भी प्रोविज़न है कि अगर कोई भी एमपी या एमएलए के चुनाव के दौरान कोई कास्ट, रेस, लैंग्वेज या रिलीजन के आधार पर हेट्रेड फैलाते हुए पकड़ा गया तो उन्हें पनिश किया जाएगा। और ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम कोई भी ऐसी प्रैक्टिस ना करें जिससे विमेन की डिग्निटी हार्म होती है, फॉर एग्जाम्पल डॉरी लेना या देना। अदरवाइज आईपीसी के सेक्शंस के तहत आपको पनिश किया जा सकता है। नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी हमारी ये है कि हमें अपने देश की हेरिटेज और कंपोजिट कल्चर को वैल्यू करना चाहिए और प्रिजर्व भी। इस पर क्रिटिक्स का कहना ये है कि पहले ये तो बताओ कि ये कंपोजिट कल्चर होता क्या है, ये तो एक एम्बिगुअस टर्म है। हालांकि इस फंडामेंटल ड्यूटी के वायलेशन में कोई भी सज़ा का प्रावधान अभी तक तो नहीं है। नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी हमारी ये है कि हमें अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करना चाहिए, जैसे कि फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर, वाइल्ड लाइफ एट्सेट्रा। इसके लिए 1972 में पार्लियामेंट ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पास कर रखा है, यानी अगर आप फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ को हार्म करोगे तो आपको पनिश किया जाएगा। नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी हमारी ये है कि हमें साइंटिफिक टेम्पर और ह्यूमनिज्म डेवलप करना है। हमें चली आ रही प्रैक्टिसेस के बारे में इंक्वायर करना चाहिए और अगर वो गलत हैं तो उसमें रिफॉर्म्स या सुधार करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पर भी क्रिटिक्स को इस बात से प्रॉब्लम है कि ये साइंटिफिक टेम्पर टर्म है, ये एम्बिगुअस है। इसको या तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ या कॉन्स्टिट्यूशन में ठीक से डिफाइन करना चाहिए, अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं है। बट अगेन इस फंडामेंटल ड्यूटीज़ का भी अभी तक कोई बाइंडिंग लॉ नहीं है। नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी ये है कि हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना चाहिए। क्या होता है कि आमतौर पर किसी भी दंगे वंगे में हम पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, जलाते हैं, तो ऐसे वायलेंस से परहेज करना चाहिए। वर्मा कमेटी ने बताया कि कई सारी आईपीसी धाराएं हैं जो इस फंडामेंटल ड्यूटी के नॉन कंप्लायंट लोगों पर लगाई जा सकती हैं। अब देखते हैं हमारी 10th फंडामेंटल ड्यूटी, जो ये कहती है कि हमें लगातार अपने आप को बेहतर करने पर ध्यान देना चाहिए। इस तरह की इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्टिविटी से देश की भी तरक्की होगी। क्रिटिक्स ने इस फंडामेंटल ड्यूटी को सुपरफ्लुअस बताया है। उन्होंने कहा कि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने की चीज़ है। अगर आप ऐसी कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं भी बनाओगे तब भी लोग अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करेंगे ही। और यहाँ पर भी इस फंडामेंटल ड्यूटी का अभी तक कोई भी बाइंडिंग लॉ नहीं है। और लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी हमारी 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड की गई थी। और ये फंडामेंटल ड्यूटी हमारी ये है कि एज अ पेरेंट और गार्जियन हमें अपने 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाना चाहिए।
इस फंडामेंटल ड्यूटी का भी अभी तक कोई बाइंडिंग लॉ नहीं है। तो हमने देखा कि सभी फंडामेंटल ड्यूटीज़ सिटीजन्स पर लागू होती हैं, ये नॉन जस्टिशिएबल है, बट पार्लियामेंट कानून बनाकर इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ के वायलेशन को पनिशेबल ऑफेंस बना सकता है। और अगर हम इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को गौर से देखें तो मोस्टली ये हमारी वैल्यूज़, ट्रेडिशन, माइथोलॉजी, रिलीजन और प्रैक्टिसेस ही हैं, कुछ नया नहीं है। इनमें से कुछ तो मॉरल ड्यूटीज़ हैं और कुछ सिविक ड्यूटी। बट क्रिटिक्स का कहना ये है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ की लिस्ट में कई सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो ऐड ही नहीं की गई, जैसे कि कास्टिंग वोट, पेइंग टैक्सेस, फैमिली प्लानिंग, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये थी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़। मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी को डिटेल में समझने के लिए बुक्स तवा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बुक्स तवा।